देखिए पर्सन की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 26 के अंदर। देखिए जो पर्सन है वो इंक्लूड करता है कंपनी को, एसोसिएशन को और बॉडी ऑफ पर्सन्स को, ठीक है, एक से ज़्यादा हो। ये जो पार्टनर्स होते हैं ये भी पर्सन्स हैं। इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर नॉट हो, ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन हो, मतलब जो कि जैसे जो कि लीगल एंटिटी होती हैं, ये सब क्या है पर्सन्स की डेफिनेशन में। सिर्फ इंसान ही पर्सन नहीं है। अगर कंपनीज़ हैं तो कंपनीज़ के ऊपर भी जो है मैटर्स लगते हैं, पर बाद में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ राजू ही पर्सन नहीं है, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, ये भी जो है लॉ की नज़र में पर्सन है, उन पर भी केस हो सकता है। पब्लिक की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। देखिए पब्लिक जो है किसी एक क्लास को भी कह सकते हैं और एक किसी कम्युनिटी को भी कह सकते हैं, ठीक है। एक गांव के लोग या एक धर्म के लोग, ये सब क्या हो सकते हैं? पब्लिक हो सकते हैं। कॉलोनी के, रेजिडेंट के, गली के, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो, ये सब इनको पब्लिक की डेफिनेशन में है। पब्लिक सर्वेंट किसे कहेंगे? 2 क्लॉज 28 के अंदर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स पीपल फॉलिंग अंडर दीज डिस्क्रिप्शन। देखिए जो जो ये चीज़ें दे रखी हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट को बुलाया जाएगा। एवरी कमीशनड ऑफिसर, सारे वो कमीशन ऑफिसर जो कि आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, उनको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। जज को भी एवरी जज पब्लिक सर्वेंट। एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, जो भी कोर्ट के ऑफिसर्स हैं उनको भी जज कहेंगे। जो कोर्ट के स्टाफ होते हैं उनको क्या कहेंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एवरी असेम एवरी असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट, जितने भी असेसर होते हैं जो असिस्ट करते हैं पंचायत के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर। अभी मैंने आपको कुछ आंसर दे दिया। आर्मी, देखिए एग्जांपल के तौर पे आर्मी का मेजर, हाई कोर्ट के जज, कोर्ट का क्लर्क, ये सब क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। तो मैंने अब सेकंड पार्ट में देखिए जो आर्बिट्रेटर हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर है, ठीक है। एवरी पर्सन एम्पावर टू कन्फाइन इम्प्रिजन अदर जेल, जो कि जिनकी ड्यूटी होती है जेल की देख रेख करना, ठीक है, कैदियों को अंदर रखना, तो वो भी क्या है? वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंस, गिव इन्फो और प्रोटेक्ट हेल्थ सेफ्टी, वो सारे ही ऑफिसर जिनको देखिए इन्फॉर्मेशन देने की होती है, कुछ होते हैं ना आईबी में काम करते हैं, वो लोग भी क्या है? वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट है। हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सब भी ये जो सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये लोग भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट हैं। ऑफिसर क्रिएटिंग इलेक्ट्रल रोल, जो जो इलेक्शन ड्यूटी में जो काम कर रहे होते हैं, ये लोग भी सब के सब वही हैं। तो आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। 2 क्लॉज 29 में रीजन्स टू बिलीव। देखिए रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। एग्जाम्पल से समझ लेना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई आदमी सड़क पर बहुत सस्ता सोना, गोल्ड बेच रहा है, तो खरीदने वाले के पास रीज़न टू बिलीव है कि ये चोरी का माल हो सकता है। होता है ना कि आप जो सामान तो आप जानबूझ के चोरी का खरीद लेते हैं। अगर जो है एक आईफोन जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 से 1.5 लाख रुपए की है, और कोई आदमी आपको 5 से 10 हज़ार में बेच रहा है, तो आपको पता होगा, आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं कि भाई इसकी तो एक्चुअल वैल्यू इतनी है, तो कोई मुझे 10 हज़ार में क्यों देगा। तो यही है कि रीज़न टू बिलीव का मतलब यही है। कोर्ट आपके उसमें ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपको पता है, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि भाई कि जी जैसे प्रॉपर्टी के भी कई बार होता है कि डिस्प्यूट हो रखा होता है प्रॉपर्टी का, पता होता है कि दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन सस्ता, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको 20-25 लाख में खरीद लेते हैं, तो इसको भी ये उसमें भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो सिविल है। बट मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। स्पेशल लॉ की बात है। देखिए स्पेशल लॉ का मतलब है अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई मतलब एक स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए बनाया गया है, वो स्पेशल लॉ होगा। जैसे इनकम के लिए इनकम टैक्स है, बच्चों के रेप केसेस, असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट के लिए जो है पॉक्सो है, ठीक है। ऐसे ही जो है ड्रग्स के जो केसेस होते हैं उसके लिए एनडीपीएस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कि इन्हें बोलेंगे स्पेशल लॉ। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसे कहेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज़ क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्यूस्ड और रिलीज। देखिए वो सारी ही चीज़ें सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई डॉक्यूमेंट से राइट क्रिएट होता है, तो वो भी एक तरीके से वो जो पेपर हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ए ने बी को एक घर बेचा, ठीक है। अब वो जो घर बेच रहा है, तो आपकी तरफ से तो क्या हुआ कि आपका तो आपने जो है अपना जो राइट है वो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो बी के पास गया वो उसके पास में क्या हुआ? ये लीगल राइट क्रिएट हो गया। आपको लीगल राइट क्रिएट होना, एक्सटेंड करना, मतलब कोई चीज़ जो है, मान लीजिए
गवर्नमेंट ने मान लीजिए कुछ थोड़ी सी लैंड दे रखी थी, उसके बाद में उसने कहा कि जी आप थोड़ा सा यहाँ तक और इसको फैला सकते हैं, तो आपका वो राइट ऑन पेपर अगर हो जाता है तो वो आपका राइट एक्सटेंड हो गया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट होती हैं, आपको रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, वो मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मस्ट अफेक्ट लीगल राइट, वो आपका राइट को सीधे सीधे अफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेना या देना जो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर्टी के पेपर, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, चेक, ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैं क्योंकि इनकी वैल्यू है और ये आपको राइट्स देते हैं। जो भी चीज़ें आपको राइट्स देती हैं वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती हैं। देखिए वेसल्स किसे कहेंगे, वेसल्स मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर, वो सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को ले जाने के लिए हैं पानी के अंदर, जैसे इंसानों को ले जाने के लिए, चीज़ों को ले जाने के लिए, जैसे कि शिप हो गई, बोट हो गई, याट हो गया, राफ्ट हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, पानी पर तैर सकती हैं। ठीक है, इनको वेसल्स कहेंगे। वॉलेंटेरिली का मतलब क्या होता है, 2 clause 33 के अंदर, काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटेरिली व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स विच ही न्यू टू बी लाइकली टू कॉज इट। ठीक है, देखिए a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means intended to cause it। ये सब जब ये मर्डर की जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक तो आप जानते हो, जानबूझ के कोई चीज़ आप कर रहे हो, आपको पता है इंटेंशन से कर रहे हो, लेकिन आपको एक और चीज़ हो सकती है, आपको पता है जो आप एक्ट कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज है कि उससे क्या असर हो सकता है। मतलब किसी को जो है 20 मंजिल की छत से धक्का दे दो और बोलो कि मुझे क्या पता है कि मर जाएगा, ऐसा नहीं, आपको नॉलेज है ना कि नीचे गिरेगा तो मर जाएगा। तो इंटेंशन टू कॉज इफेक्ट होनी चाहिए, उसमें इंटेंशन होनी चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे राजू ने भीड़ में पत्थर फेंका, उसे पता था कि किसी को लग सकता है, अगर किसी को लगता है, लग तो माना जाएगा कि राजू ने वॉलेंटरीली जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विल, जो कि 2 clause 34 के अंदर बताई गई है, वसीयत। ये सब आप जानते हैं, ये टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सिंपल मीनिंग में जो है लीगल पेपर डिसाइडिंग हु गेट्स द प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। ठीक है, ये जो वसीयतनामा जिसे कहते हैं, इसमें लिखा होता है कि जो एंसेस्ट जो भी प्रॉपर्टी है जिसकी भी, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, सॉरी एंसेस्ट्रल नहीं। सेक्शन 2 clause 35 वुमेन के बारे में बताया, जैसे मैन की डेफिनेशन ऊपर दी थी ऐसे ही वुमेन की डेफिनेशन। तो वुमेन क्या है, कोई भी फीमेल, वो किसी कितनी भी एज की हो, 80 साल की हो, 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, 6 साल की हो, जितनी की भी हो, वो सब विमेन ही बोली जाएंगी। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन जैसे हमने ऊपर भी कहीं पे देखा था अभी, ये मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। आप गलत तरीके से किसी चीज़ का फ़ायदा आपको मिल रहा है, उसे बोलेंगे रॉन्गफुल गेन। राजू ने रवि के वॉलेट से चुरा लिए तो आपको गलत तरीके से पैसे मिल गए, और राजू को तो वॉलेट में पैसे मिल गए, और जो जिसके चुराए थे उसको नुकसान हुआ। तो अगली डेफिनेशन बिल्कुल यही है, रॉन्गफुल लॉस। ठीक है ना, तो अगर आपने जैसे अभी चोरी की है तो जो जिसकी चोरी सॉरी जिसकी चोरी करी उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ। अब देखिए गेनिंग लूजिंग wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such persons retains wrongfully as well as such persons acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। देखिए एक बार में तो बिल्कुल देखो सिंपल चीज़ है, इसके अंदर एकदम ब्रेक करके पढ़ते हैं। पर्सन इज सेट टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रिटेन्स रॉन्गफुली। मान लीजिए आप किसी की जो है प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने जो है गलत तरीके से उसको रिटेन कर लिया, ऐसे ही जो है, और आपकी बेसिकली वो बनती नहीं थी। ठीक है, अ पर्सन इज सेट टू लूज रॉन्गफुली। अब जैसे अगर लूज कैसे होगा, जिसके घर पे कब्जा कर लिया था उसको तो लॉस होगा ना प्रॉपर उसके अपने उसका। तो इस तरीके से आप डिप्राइव कर देते हैं किसी को। अगर राजू ने चोरी का माल अपने पास रखा है तो वो गेनिंग रॉन्गफुली होगा। ठीक है ना, उसने चोरी का सामान रखा है तो कर रहा है, और भले ही चाहे उसको उसने खुद चोरी ना की हो, ठीक है ना, उसको भी रॉन्गफुली ही गेन बोलेंगे चाहे उसने चोरी ना की हो। चलिए उससे छुटकारा मिला तो डेफिनेशन क्लोज से अब 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान रखना है क्योंकि पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल होती हैं। देखिए सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, क्योंकि इसके अंदर एक्ट को बहुत सारे एक्ट को जो है ऑफेंस बताया गया है, तो यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड एवरी पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस। जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं, जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, उनको वो जनरल एक्सेप्शंस उन पे एप्लीकेबल रहेगी। कि लाइक जैसे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, अगर आपने किसी अपने डिफेंस में किसी को चोट पहुँचाई है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा।
एक्ट ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चा है कोई बच्चा 7 साल से नीचे का है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इवन इफ दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड एवरी टाइम, जबकि वो सारी की सारी हर सेक्शन के नीचे लिखी नहीं होती हैं, लेकिन इनको हम मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लॉ कहता है मर्डर की सज़ा है, पर अगर 6 साल का बच्चा गोली चला दे तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्ट ऑफ चाइल्ड एक जनरल एक्सेप्शन है, हर सेक्शन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने आप से मान लेंगे ये जनरल एक्सेप्शन हर जगह एप्लीकेबल है। कन्फर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक जगह पे कोई चीज़ लिखी हुई है और उसी की जैसा कहीं पे और जगह पे वो चीज़ मिलती है, तो उसका मतलब होता है कि वही बात को कंफर्म किया गया है, दोबारा से वही कहा गया, उसका मतलब सेम है। ये एक्सटेंड हो सकती है, भले ही थोड़ा सा और उसका मतलब और निखर सकता है, एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, लेकिन वो एक तरीके से कन्फर्मिटी ही होती है उस एक्सप्रेशन की। एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज़ यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, तो ये मान सकते हैं जी उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ही थी वो, ठीक है ना। अगर कोई वर्ड बता रखा है वो वर्ड का एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल मीनिंग, अ वर्ड मीन्स द सेम थिंग एवरीवेयर इन द बुक। अगर एक वर्ड लिखा है तो वो वर्ड जहाँ जहाँ पे वर्ड आ रहा होगा तो सबका सब जगह उसका एक ही मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पब्लिक सर्वेंट का मतलब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, तो बीएनएस में जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट लिखा होगा उसका मतलब वही होगा। तो आपको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ पढ़ने आना होगा, जहाँ पे लिखी हुई है, तो सब जगह उसका वही मतलब रहेगा। इसका मतलब ये होता है सिर्फ कंफर्म करना। पोजेशन बाय अदर्स, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क, सर्वेंट और ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन दैट पर्सनस पोजेशन। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आपकी इच्छा से किसके पास है, आपकी आपकी वाइफ के पास है, आपके क्लर्क के पास है, आपके नौकर के पास है, तो उसका माना जाएगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो पोजेशन है ना, वो आप ही के पास है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी वाइफ के पास है, ऐसा नहीं माना जाएगा, उसकी पोजेशन उनके पास नहीं मानी जाएगी। आप अगर किसी एज एन यंग एडवोकेट या स्टूडेंट किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी चैम्बर में काम करते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वो चैम्बर आपकी पोजीशन में है, ठीक है ना। भले ही जो है आपके जो जो भी सीनियर हैं वो आते हैं, लेट नहीं आ रहे हों, जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आपकी पोजीशन में है। अगर राजू ने अपने नौकर को अपने पैसे पकड़ने के लिए दिए हैं तो लॉ मानेगा कि वो पैसे अभी भी राजू की पोजीशन में है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा है। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, देखिए जो एक्ट है वो ओमिशन को भी इंक्लूड करता है, वो 3(4) में बताया गया। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड टू ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर हमने कई बार समझ लिया इसको। अगर लोग कहता है एक्ट कॉजिंग डेथ इज़ मर्डर, अगर लोग कहता है कि जो एक्ट है, जिस एक्ट से डेथ हुई है वो मर्डर है, तो अगर कोई भूखे आदमी को खाना नहीं देता, वो क्या हुई, ओमिशन हुई, और वो मर जाता है तो वो भी क्या होती है, इसमें शामिल होगा। तो इसलिए इसलिए कहते हैं एक्ट जो है इंक्लूड करता है ओमिशन को भी, ठीक है। दोनों ही साथ साथ में आप इनको समझ सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कॉमन इंटेंशन आईपीसी के अंदर कहाँ दी थी, सेक्शन 3(5) में दी है। यहाँ पे तो आपको कमेंट में बताना है कहाँ पे दी है, अपनी बुद्धि पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, जो कोई क्रिमिनल एक्ट कई लोग मिलकर करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, किसके लिए, एक ही उनका इरादा क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, तो ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट, तो हर आदमी, हर इंसान उसके लिए लाइबल है, चाहे उसने कुछ भी छोटा मोटा चीज़ रोल प्ले किया हो उस पूरे क्राइम को करने के लिए, वो सब के सब इक्वली बराबर बराबर ही वो होंगे, लाइबल होंगे। इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन, ऐसा माना जाएगा कि वो, मान लीजिए वो मर्डर कर रहे हैं, 5-6 लोग मिलके किसी का, मतलब 3-4 लोग मिलके किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो ये माना, आप भले ही जो है किसी मतलब खड़े होके रास्ता देख रहे हैं कि कोई आ ना जाए, कोई मतलब इसको बचा ना ले, ठीक है, तो वो भी यही माना जाएगा कि आपने चाकू, जैसे कि कोई चाकू मार रहा है ना, आपको उतना ही लाइबल माना जाएगा, भले ही आपने जो है मर्डर को पूरी तरह देखा भी नहीं होते हुए, लेकिन अगर आप गार्ड भी कर रहे हैं तब भी उसको आप बराबर का हकदार माना जाएगा। क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स, ठीक है, वो एक्ट जो कई लोग मिलकर करते हैं। कॉमन इंटेंशन, दो सबका जो है एक ही प्लान होना चाहिए। एक्ट डन टू फर्दर दैट प्लान, और वो जो है एक्ट को कमिट करने के लिए ही उसको वो एक्ट किया गया हो। देखिए 3(5) का एग्जाम्पल है, सिनेरियो दिया, राजू होल्ड द विक्टिम डाउन, राजू ने क्या करा है, जिसको विक्टिम को जो है पकड़ रखा है, रवि जो है स्टैब्स कर रहा है, उसको चाकू मार रहा है, दोनों ने क्या करा है, दोनों ने क्या इरादा था, मारने का, मर्डर करने का इरादा था उसका। एक्सप्लेनेशन है, भले ही राजू ने चाकू नहीं मारा, पर क्योंकि दोनों का कॉमन इंटेंशन है मर्डर करने का, तो राजू को भी मर्डर की ही सजा मिलेगी, जैसे कि उसने खुद चाकू मारा हो, भले उसने पकड़ रखा था, लेकिन नहीं माना क्या जाएगा, उसने भी चाकू ही मारा एक तरीके से। इसको जॉइंट लाइबिलिटी का
प्रिंसिपल है वो इसमें एप्लीकेबल होता है। अब आता है एक्ट ओमिशन कंबाइंड। देखिए अब दोनों ही कैसे जोड़ के एक साथ, द कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। ठीक है, थोड़ा सा एक्ट थोड़ा सा ओमिशन, दोनों क्या है, ऑफेंस ही है। एग्जाम्पल के तौर पे राजू ने रवि को मारा, ठीक है, तो ये एक्ट हुआ, और उसे खाना देना बंद कर दिया, ठीक है, वो हो गई ओमिशन। रवि मर गया, राजू राजू जो है मर्डर का दोषी है। अब ऐसा भी मान सकते हैं, देखिए आपने क्या होता है, एक बच्चे को किडनैप करा, ठीक है, उस बच्चे को लाके जो है किसी उसमें जो है डाल बंद कर दिया, उसके मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के, उसके बाद में आप जो है म्यूजिक मस्ती में दारू वारू पी के आप आराम से जो है मज़े कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपने देखिए एक तो जो किडनैपिंग करी, एक तो वो हो गया, लेकिन साथ में मर्डर का केस भी अगर बच्चा मर गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन। देखिए साथ मिलकर, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those act commits that offense। अब देखिए चाहे आप बस आपका कोऑपरेशन हो पूरे उसके अंदर, तब भी आपका जो है वो बराबर ही माना जाएगा। जैसे राजू जेलर है, वो प्रिजनर्स को सुबह खाना नहीं देता, ठीक है। अब देखिए दोनों ही जो दोनों ही लोग, जो पार्टीज होती हैं, जो दोनों लोग होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है इसको कमिट करने का। तो राजू जेलर है, वो प्रिजनर को सुबह खाना नहीं देता, रवि दूसरा जेलर है, वो शाम को खाना नहीं देता। तो दोनों का मिलके क्या कोऑपरेशन है इसके अंदर, दोनों का मर्डर करने का है, ताकि जो है जो भी प्रिजनर्स हैं वो सब के सब मर जाएं। अब देखिए डिफरेंट ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, अगर अगर एक ही चीज़ के अंदर अगर कोई मतलब जो पर्सन है वो सब एंगेज्ड हैं किसी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, तो वो हो सकता है कि उन पर अलग अलग चीज़ों की पनिशमेंट मिले, ऑफेंस उनके अलग अलग माने जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने इमोरल ट्रैफिकिंग करके किसी बच्ची को ले जाके जो है किसी को बेच दिया, ठीक है। अब वो आके जो है उसने जो है उसने तो क्या क्या कमिट करा, उन्हें इमोरल ट्रैफिकिंग का जो है काम मतलब एक्ट किया, ऑफेंस किया। अब उसने जिसको उसने बेचा था उसको तो बेच के आ गया, उसके बाद में उसने उसका रेप कर दिया या मार दिया, जो भी किया कर दिया उसके साथ। तो जिसने ये जो इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए उसने बच्चे को लेके वो गया था, उसके ऊपर मर्डर या रेप का केस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दोनों पे अलग अलग रहेगा। राजू गुस्से में रवि को मारता है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड हो गई। श्याम वहाँ आता है और पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए रवि को मार देता है, तो ये मर्डर हो गया। दोनों का एक्ट सेम है, किलिंग है, लेकिन दोनों के ऑफेंस अलग हो सकते हैं। लेकिन एक के अंदर इंटेंशन है और एक के अंदर क्या है कि सिर्फ एक गुस्से में है ना। हमने वो रुस्तम मूवी देखी होगी ना, गुस्से के अंदर क्या होता है कि मर्डर नहीं होता है। समरी के अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कम एक्सप्लेन करी है, सजेशन दें, मैंने काफ़ी चीज़ आपसे पूछी है उसका जवाब दें। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। और भी मैंने CPC और सब चीज़ों की मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो उनको भी जाके देखें। थैंक यू सो मच।